हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी, राइट? एंड सर फाइनली भगवान की दया से और दोस्तों की दुआ से वो घड़ी जो है वो आ चुकी है काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, जब फाइनली दिसंबर 2020 में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सी एस कार्ट इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा अभी से ही, ठीक है? और मैं इस उम्मीद में हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो पढ़ाई है वो कर लिया होगा, जो आपका रिवीजन है वो भी आपने अच्छे तरीके से एटलीस्ट 2 बार तो भी आपने कर ही लिया होगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि एट दिस मोमेंट आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल कि आपके दिमाग में कहीं से भी गलती से भी जो नेगेटिव वाले थॉट्स है ना वो नहीं आने चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो पढ़ाई करी है ऐसा अपने आप को हर बार बताते रहिएगा कि जो आपने पढ़ाई करी है वो एकदम सही पढ़ाई करी है और उसके हिसाब से ही एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। मतलब सर वहीं से पेपर आएगा जो मैंने पढ़ा है, ऐसा आपको मान के चलना होगा। गॉट द पॉइंट? तो सर फिर बोले आज का जो वीडियो है वो किस चीज के लिए है, तो वैसे अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो बच्चे हैं रिवीजन करने के बाद भी, प्रॉपर पढ़ाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़े से चूक जाते हैं, ठीक है? सर कौन सा वाला पॉइंट है ऐसा, तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले पेपर के बारे में और अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में, जैसे कि सीएस का एग्जाम हो गया, सीए का एग्जाम हो गया या फिर सीएमए का एग्जाम हो गया, ठीक है सर, दोनों में एक छोटा सा बहुत बड़ा फर्क होता है, छोटा सा बहुत बड़ा फर्क होता है। और वो कौन सा है सर? वो है राइटिंग का। सर अगर ग्रेजुएशन में आपने जो आंसर लिखा अगर वो लेमन वाला आंसर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितने पेजेस का आंसर लिखा, उसके हिसाब से आपको वहां पे मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन मैंने अपने हर क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास की बात कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो की बात कर लीजिए, मैंने हर जगह ये चीज आपको बोली है कि अगर मैं प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो यहां मैटर करता है कि आपका जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो लेमन है या प्रोफेशनल है। अगर लेमन वाला होगा तो आपको 4 में से 1 मार्क मिल जाएगा। काफी सारी सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो हमने देखी और उसमें हमको इस बात के बारे में पता चला, देखा हमने बकायदा कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा आंसर वहां पे लिखा हुआ है, एग्जामिनर ने कट नहीं किया, वहां पे टिक कर दिया, लेकिन टिक करने के बाद में मार्क्स कितने दिए? सिर्फ 1 ही मार्क दिया। सर कारण क्या है? सर कारण यह है कि आपने वहां पे प्रोफेशनल राइटिंग जो आपकी होनी चाहिए वो आपने वहां पे नहीं लिखी। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं हर बार अपनी क्लास में ये कहता हूं कि अगर लॉ के पेपर को सॉल्व करने की बात की जाए तो एक तो आपको रामबाण जो है वो यूज करना चाहिए। कुछ लोग जिनको नहीं पता होगा कि रामबाण क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी आंसर को लिखते टाइम पे ये बताते हैं, स्टार्टिंग की एक लाइन हम वहां पे लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अगर आपको याद आया तो, अगर सेक्शन याद नहीं आता है तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या फिर जो भी आपका एक्ट होगा वो वाला एक्ट, ठीक है? फिर उसके बाद में दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, और ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपका दिसंबर का एग्जाम आ रहा है तो आपको इसके बारे में भली भांति पता होगा कि एंड नाम का जो वर्ड होता है उसको हम लीगल लैंग्वेज में रीड विथ भी कहते हैं। मतलब सर एक्ट जो है उसको तो देखना ही देखना है, बट उसके साथ साथ में आपको क्या देखना है सर? एप्लीकेबल रूल्स, ठीक है? अगर कोई होंगे तो एप्लीकेबल रूल्स ऑफ किसका भाई साहब? सब बोले कंपनी डैश जो भी आपके रूल्स रहेंगे, राइट, जो कि कब के होंगे? 2014 के, ठीक है? तो मैंने ये आपको नॉर्मली बताया है कि सर आपको क्या करना है अपने लॉ के हर एक आंसर के अंदर, और कम से कम कंपनी लॉ जो आपका पेपर रहता है उसके अंदर तो भी क्या करना पड़ेगा, यहां पे रामबाण जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं पूरे आंसर के बारे में बात करूं या फिर मैं सारे के सारे पेपर्स के बारे में बात करूं तो भाई साहब मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो राइटिंग रहना चाहिए, जो सेंटेंस फ्रेमिंग होना चाहिए वो प्रोफेशनल वाला होना चाहिए, ना कि लेमन वाला। गॉट द पॉइंट? और सर प्रॉब्लम अब ऐसी आती है कि सर ये जो आप प्रोफेशनल वाले राइटिंग की बात करेंगे ये आएगी कहां से?
क्योंकि जरा आप अपने आप के बारे में सोच के देखिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो नहीं करी। ठीक है, और उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे सर टाइम ही नहीं मिला, क्लासेस ही हमारी खत्म नहीं हुई थी। और अगर आप थोड़ा सा मेरा पीछे वीडियो जाके देखेंगे, आज से 6 महीने पहले या फिर आज से 1 साल पहले या हर साल का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो हर क्लास के स्टार्ट में, हर सेशन के स्टार्ट में मैंने YouTube पे वीडियो डाला है कि आपको डेली का एक आंसर जो है ना, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो और बेहतर हो और अच्छे तरीके से निखर के सामने, अगर सेंटेंस फ्रेमिंग आपका अच्छा होगा तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मैंने पहले भी गारंटी दी है कि आप 4 में से 3 मार्क्स जो हैं उसको आराम से सिक्योर कर लेंगे। सब उसके बाद भी 4 में से 4 नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। थ्योरी में 4 में से 4 मार्क्स मिलना पॉसिबल तभी है जब सामने वाला एग्जामिनर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, दयालु पर्सन है, गऊ इंसान अगर रहा तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, दूसरी एक बात और, ऐसे भी काफी सारे बच्चे हैं जिनका ये कहना होता है कि सर मेरा तो बोले बाकी सब तो ठीक है, मैं अच्छे से लिख लेता हूं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सर बोले मेरा पेपर पूरा ही नहीं होता है, 5 मार्क का, 10 मार्क का या फिर 15 मार्क का मेरा जो पेपर है ना वो छूट जाता है, मैं पूरा आंसर वहां पे लिख ही नहीं पाता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो सर अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा तो मैंने वहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया है और उसका नाम क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सर ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज। क्या बच्चा क्या करता है? पहली बात तो राइटिंग प्रैक्टिस करता ही नहीं है, मतलब नॉर्मल डेज के अंदर सीधा कहां जाके करेगा? एग्जाम में जाके सबसे पहले ट्राई करेगा कि अब मुझे आंसर कैसे लिखना है। ठीक है। दूसरी बात ये कि सर एग्जाम में भी आप ये जरूर सोच के चलते हो कि एक पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे पास में 3 घंटे का टाइम है, मतलब कि मेरे पास में 180 मिनट्स का टाइम है। आप ये ऐसा सोच के चलते हैं आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, क्या आपने इसके हिसाब से यह सोचा कि अगर आपके पास में कुल मिला के 100 मार्क्स के लिए अगर 180 मिनट हैं, तो ऐसे केस में आपके पास में 1 मार्क के लिए कितना मिनट है भाई साहब? बोले 1.8 मिनट है। सर कितना मिनट है? 1.8 मिनट है। सोचिए जरा इस चीज के बारे में। वहीं पे अगर मैं 2 मार्क के बारे में बात करूं तो आप क्या कहेंगे? सब बोले 3.6 मिनट्स है, 3.6 मिनट। अगर मैं 4 मार्क के बारे में बात करूं तो आपका आंसर आएगा 7.2 मिनट्स है। जरा सोच के देखिए कि 4 मार्क के आंसर को लिखने के लिए 7.2 मिनट्स का जो टाइम है वो कितना ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता। द रीजन बीइंग कि आपने कभी भी ऐसा हर एक क्वेश्चन को टाइम अलॉट नहीं किया कि अगर मैं ये अगला क्वेश्चन 4 मार्क का सॉल्व करने जा रहा हूं तो उसके लिए मैं इतना टाइम देने वाला हूं। तो क्या करना है आपको? आपको अभी से जो राइटिंग प्रैक्टिस करें। सर अभी तो कहां टाइम बचा है प्रैक्टिस करने के लिए? तो ध्यान से सुनिएगा, अभी भी देर नहीं हुई है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। राइट, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपको 10 दिन का चैलेंज देता हूं। आपने बाकी सारे के सारे चैलेंज, जहां मैंने आपको 21 दिन पढ़ने का चैलेंज दिया था वो आपने अच्छे से निभाया, जहां मैंने आपको 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करने का चैलेंज दिया था वो आपने अच्छे से निभाया, तो ये दिसंबर एग्जाम के पहले एक आखिरी चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कल से यानी कि 10 तारीख से लेके अगले 10 दिनों तक आपको क्या करना है? आपको रोज का एक पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है। एक पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। क्या मैंने कहा कि 3 घंटे में कुल मिला के अगर मैं टाइम की बात करूं तो 180 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको कहूंगा कि इन 180 मिनट्स में से एक काम करो, 30 मिनट्स को यहां पे माइनस कर दो। से क्यों सर? आखिरी में इसको मैं यूटिलाइज करूंगा, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 30 मिनट माइनस कर दो, कितना बच गया टाइम आपके पास में? सब बोले 150 मिनट्स मेरे पास में है अगर मैं 100 मार्क्स के हिसाब से बात करूं तो। राइट और रॉन्ग? बोले बिल्कुल सही बात है सर। फिर उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 मार्क के लिए मेरे पास में 1.5 मिनट्स है। 2 मार्क की बात अगर आप करेंगे तो आपके पास में 3 मिनट है। 3 मार्क्स की बात अगर आप करेंगे तो आपके पास में 4.5 मिनट है। 4 मार्क्स की बात अगर आप करेंगे तो आपके पास में 6 मिनट है। और 5 मार्क्स की बात अगर आप करेंगे तो आपके पास में 7.5 मिनट है। ये वाली चीज को आज अभी आई विल से कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी के अभी इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अगर मुझे 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है आज से अगर मुझे 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे पास में 2.5 घंटा या 3 घंटा पड़ा है। मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 7.5 मिनट है। सो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब भी आपका आंसर सॉल्व करते टाइम पे, जब स्टार्टिंग में आपको ये पता होता है कि मेरे पास में 2.5 घंटा 3 घंटा पड़ा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, आपकी राइटिंग जो है वो स्लो होती है, आप अपने क्रश को हॉल में ढूंढ रहे होते हो, आप अपने दोस्त की तरफ देख रहे होते हो कि वो आंसर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, साले ने ज्यादा पढ़े कर कब ली बोले, ये आपके दिमाग में डाउट होता है उस टाइम के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से आप 7.5 मिनट लिख ही नहीं पाते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप 6 मिनट ही यहां पे इफेक्टिवली लिख पाते हैं, बाकी 1.5 मिनट आपका क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और ऐसे अगर मैं 1.5 मिनट हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं, आप क्या कर रहे हो भाई साहब? वेस्ट ही किए जा रहे हो, राइट। और इस हिसाब से देखा जाए तो आधे घंटे से लेके 45 मिनट जो हैं वो आप एग्जैक्टली वेस्ट कर देते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने ये वाली टेक्निक यूज करी तो मैं आपको अगेन इस बात की गारंटी देता हूं कि 2.5 घंटे के अंदर यानी कि 150 मिनट के अंदर आपका जो पेपर होगा वो पेपर पूरा हो चुका होगा। 150 मिनट में आपका पेपर जो है वो लगभग पूरा हो चुका होगा। तो सर बोले ये 30 मिनट आपने यहां पे क्यों छुड़वाए? तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, मैंने कहा जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहां पे लिख रहे थे, टाइम कितना दिया मैंने आपको? 6 मिनट 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 7.5 मिनट 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो आपने आंसर यहां पे लिखना शुरू किया टाइम को देखते हुए, टाइम देखते गए आंसर लिखते गए, टाइम देखते गए आंसर लिखते गए। आपका आंसर मार्क्स के हिसाब से यहां तक आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सर चीजें मुझे टाइम पे याद नहीं आई तो मैं इतना ही लिख पाया, ठीक है। दूसरा दिमाग में यह भी टेंशन था कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता है, या पेपर में टाइम पे सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कल का जो पेपर मैंने सॉल्व किया था उसमें मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उसकी वजह से आप यहां 7.5 मिनट में अपना आंसर खत्म नहीं कर पाते हैं और आप यहां टाइम वेस्ट कर देते हैं अननेसेसरी। स्टार्टिंग में क्या करना है सर? यहां जितना हो गया उतना यहीं पे छोड़ दीजिए और सेकंड वाले क्वेश्चन के पास चले जाइए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, और फिर पता चलेगा कि 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद में जो आखिरी के 30 मिनट आपके पास में बचे हैं, आपको यह पता चलेगा कि आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है और आधा घंटा आपके पास में स्पेयर में पड़ा है। तो क्या करने का? फिर वापस से इस क्वेश्चन पे आ जाने का। यहां वापस आएंगे और ध्यान रखिएगा भाई साहब, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जब आपके दिमाग को एक मैसेज मिल चुका होगा कि आप अपना आंसर लिख चुके हैं, तो इसके बाद में आपको यहां पे टेंशन कतई नहीं आएगी। और जब आपके दिमाग पे टेंशन नहीं आएगी तो जो आंसर आपको याद नहीं आ रहा था, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड की वजह से वो आंसर आपको यहां पे याद आने लग जाएगा और यहां पे आप पॉइंट को लिख पाओगे। ऐसा करने से देयर विल बी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये दो बातें हैं भाई साहब जो कि आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले वाली रामबाण, ठीक है, जो मैं हर क्लास में बताता हूं क्या करना है, सेंटेंस फ्रेमिंग जो आपको करनी है वो प्रोफेशनल वे में करनी। दूसरा सर, टाइम मैनेजमेंट हर पेपर के लिए नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको करके चलना है और हर पेपर में हर क्या बोलेंगे क्वेश्चन के लिए आपको टाइम को देखना होगा, टाइम को सेट करना होगा और उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं आपको अगले 10 दिन का चैलेंज देता हूं जो कि 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 19 तक का आपका रहेगा। क्या करना है? आपको पेपर सॉल्व करना है। हर दिन कम से कम एक पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है और जितने भी पेपर आप सॉल्व करेंगे आपको वहां पे ध्यान ये देना है कि क्या ये दोनों चीजें मैं वहां पे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा हूं क्या। फिर उसके बाद में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज 19 को यहां वापस आके मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसका फायदा आपको मिला कि नहीं मिला। और अगर कल करते हैं, कल की कल अगर आपको फायदा यहां पे मिल रहा होगा तो कल भी आके सिंपली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि सर देखिए आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन सॉरी, अगर कोई हमें मॉनिटर करने वाला रहे तो हम ये वाला काम कर पाते, अगर हमें कोई बताने वाला रहे तो बोले ये काम हम शायद कर पाते, लेकिन ऐसे घर बैठे बैठे वो सर मोटिवेशन ही नहीं आता है, वो डेडिकेशन ही नहीं आता है, राइट।
तो भाई साहब हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जहां आपके दिमाग में डाउट है या जहां आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वहां हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करते हैं, ठीक है, और वो भी बेस्ट से बेस्ट तरीके से। क्या है सर आपके पास में सॉल्यूशन? तो ये देखिए भाई साहब आपके सामने, इंट्रोड्यूसिंग द स्टडी बूस्टर मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम सो इसमें क्या रहेगा और कौन लेगा? तो ध्यान से देखिए, फॉर सीएस न्यू सिलेबस दिसंबर 2020 एग्जाम सॉल्व स्पेसिफिकली फॉर दीज पीपल ओनली, और जो कि कोई ऐरा गैरा नथु गैरा लेने वाला नहीं है। मैंने खुद ने पार्श्वी मैम से, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, और अगर मैं सीएस फ्रेटर्निटी के बच्चों के बारे में बात करूं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोज अबाउट हर वेरी वेल। पार्श्वी मैम के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज के बारे में मैंने पार्श्वी मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज 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 मेरे प्यारे बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो आप निकाल लीजिए अपने बिजी शेड्यूल में से, और इन बच्चों के लिए थोड़ा सा आप अगर क्या बोलेंगे मेंटरिंग अगर प्रोवाइड कर देंगे तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और पार्श्वी मैम ने सिर्फ हाँ नहीं बल्कि इतना अच्छा हाँ कहा कि ये देखिए, सबसे पहली बात, एक आपका यहां पे फुल कोर्स टेस्ट पेपर रहेगा, ठीक है, 2 आपके हाफ कोर्स टेस्ट पेपर जो है वो यहां पे रहेंगे, आधे आधे हाफ कोर्स वाले। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज कि वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय पार्श्वी मैम हरसेल्फ। वो खुद आपको ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होना चाहिए था अगर आप प्रोफेशनल वे में बात करते हैं तो। और फिर उसके बाद में एक और धमाका, ये सिंपली बोले तो चेरी ऑन केक, क्या कि आपका जो पेपर यहां पे चेक किया जाएगा जूम मीटिंग पे, लाइव पेपर आपका चेक। क्या बात है, मतलब जिन बच्चों का ये डाउट था कि सर बोले मैं पेपर दे तो दूंगा और खुद ही मैं पेपर को देख रहा हूं, तो उससे क्या होगा सर? कुछ ऐसा प्रोवाइड कीजिए कि फैकल्टी जो है वो उस चीज को प्रॉपर्ली चेक कर पाए। तो देखिए यहां पे फैकल्टी मतलब वापस से कोई एरा गैरा नहीं है। कौन है? सीएस पार्श्वी पारेख मैम है, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते हैं। वो आपके पेपर को लाइव आपके सामने जूम मीटिंग पे क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसके लिए फीस जो है वो कितनी रहेगी? 300 रुपीज पर सब्जेक्ट, राइट। और भाई साहब देखिए, मैं यहां पे सिंपली आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आप खुद से कर पाओ तो उसके जैसे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का बहाना नहीं चाहिए कि सर वो खुद से वो मोटिवेशन नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको ये वाली जो चीज है वो भी प्रोवाइड कर दी। और पार्श्वी मैम से मैंने पूरी रिक्वेस्ट करी है, हालांकि उनका शेड्यूल जो है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा बिजी था, उसके बावजूद मैंने कहा कि मैम 10 दिन की बात है, प्लीज 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 बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है। सो शी इज हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी लाइव मेंटरिंग सेशन ऑन द जूम। आपको मेंटर भी वहां पे किया जाएगा, 10 दिन के लिए स्टडी प्लान वगैरह जो है वो आपको वहां पे बना के दिया जाएगा। टिप्स वगैरह जो है पार्श्वी मैम वो आपको देंगी कि उन्होंने अपने एग्जाम में कैसे क्या एक्सपीरियंस किया, कौन सी चीज ने उनको बूस्ट किया, उनको हेल्प किया, और उसके हिसाब से वो चीजें करके चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद पर्सनलाइज स्टडी प्लानर जो है आपका अपना खुद का, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 7 8 10 बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सबका सेम, आपका अलग, किसी और का अलग, किसी और का अलग, किसी और का अलग, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। एंड फिर लास्ट 15 डेज की जगह मुझे ये 10 दिन कर देना चाहिए, ठीक है। 10 डेज मैं यहां पे आपको सिंपली बता रहा हूं क्योंकि 10 दिन बचे ना एग्जाम के लिए। तो भाई साहब फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये 10 दिन का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं क्या, ठीक है। मुझे ये चैलेंज जो है उस चैलेंज को करना ही है, ये आपको ठानना होगा और 19 तारीख को वापस से कमेंट करके बताना होगा कि क्या आपको इस चैलेंज से बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। गॉट द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो लोग बहाना लगाना चाहते कि सर सॉरी बट हमारे पास में तो क्या बोलेंगे, जब तक कोई मेंटर नहीं होता है तब तक बोले हम ये चीज कर नहीं पाएंगे, तो आपका वो प्रॉब्लम भी मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया है। अब आपके पास में दोनों ऑप्शन है, अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आराम से खुद से कीजिए भाई साहब, राइट। और अगर आप ये कहें कि नहीं सर मुझे मेंटर चाहिए तो आ जाओ यहाँ पे, पार्श्वी मैम खुद है जो कि आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करना चाहेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।